जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न हम लोग फिजिक्स में चल रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट टर्न लीवर या उत्तोलक के बारे में पढ़ा। आज फिजिक्स का उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रत्यास्थता, जिसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। प्रत्यास्थता से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि प्रत्यास्थता क्या है, या प्रत्यास्थता की डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। इसमें आपसे स्ट्रेन के बारे में या विकृति के बारे में क्वेश्चन बनता है कि विकृति क्या है, या विकृति या स्ट्रेन किसे कहा जाए। तो पहले प्रत्यास्थता को समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यास्थता किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले किसी बल का विरोध करने लग जाए। यानी कि जैसे एक अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, किसी वस्तु का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल का विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार तथा अथवा रूप का विरोध करती। यानी इलास्टिसिटी किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल के कारण जो उसके आकार व रूप में परिवर्तन आता है, इस आकार व रूप में आने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यही गुण कहलाता है आपका इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का। देखिए, इसी में आप यहाँ पर जो ये विरूपक बल लगाया जा रहा है, जैसे ही यह विरूपक बल हटाया जाए, जैसे ही विरूपक बल हटाया जाता है, वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाए। मूल स्थिति में आ जाए, इसे ही आपका इलास्टिसिटी का गुण कहा जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई 3 सेंटीमीटर की एक रबर ले ली गई। इस रबर पर एक तरफ से इधर से और एक तरफ से इधर से इसको खींचा जाता है। अब इस 3 सेंटीमीटर की रबर को जब खींचा जाएगा तो ये जो खींचने के लिए बल लगाया गया, ये कौन सा बल होगा? ये विरूपक बल होगा। अब इसके कारण जब इसे खींचा जाएगा तो इसके आकार और रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन आप देखोगे कि इस रूप और आकार में जो परिवर्तन आ रहा है, इसका विरोध भी कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर इसका विरोध कर रहा है। जैसे ही आप ये, यानी जब रबर को खींचना, जैसे ही आप अपने हाथों को ढीला छोड़ेंगे तो वो रबर पुनः मूल स्थिति में आ जाएगी, और जैसे ही वो मूल स्थिति में आएगी तो किसी पदार्थ में अगर ये गुण है तो वही गुण आपका कहलाता है प्रत्यास्थता, या इसी को हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां से 2 पॉइंट स्टार्ट होते हैं।
और ये 2 पॉइंट इस तरीके से पूछा जाएगा, यदि किसी वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पर वह मूल स्थिति में आ जाती तो उसे क्या कहेंगे। और यदि किसी वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पर वह मूल स्थिति में नहीं वापस आती तो उसे क्या कहा जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरा सा नोट करिएगा आप दोनों क्वेश्चन को, कि यदि किसी वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पर वह लगभग मूल स्थिति में आ जाती है या मूल स्थिति में आ जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा। और यदि वह मूल स्थिति में नहीं वापस आती तो उसे क्या कहा जाएगा। देखिए, अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया गया और उसके आकार और उसके रूप में परिवर्तन आया और जैसे ही वो विरूपक बल हटा लिया गया वस्तु लगभग अपनी मूल स्थिति में आ गई, तो अगर वह मूल स्थिति में आ जाती है तो उसे कहा जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जाता है। और अगर उस वस्तु पर विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आई तो उस स्थिति को कहा जाता है, उस वस्तु को कहा जाता है पूर्ण सुघट्ट। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वस्तु यहाँ पर बोल सकते हैं सदैव के लिए विरूपित हो जाती है। यानी किसी वस्तु पर यदि विरूपक बल लगाया जाए और विरूपक बल लगाने के बाद जैसे ही विरूपक बल हटाएं वस्तु उसी स्थिति में रुक जाए, अपनी मूल स्थिति में वापस ना जा पाए, तो इस प्रकार की वस्तुओं को पूर्ण सुघट्ट कहा जाता है। और अगर वो पूर्ण अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच गई तो इन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जाता है, यानी परफेक्ट इलास्टिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक विश्व में ना तो कोई वस्तु पूर्ण सुघट्ट है और ना ही कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ है। तो नीचे एक पॉइंट डाल करके आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के पॉइंट नोट डाल के लिखिएगा। वास्तव में ना तो कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्ण सुघट्ट है। यहां से आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तव में अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कोई भी वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही कोई वस्तु पूर्ण सुघट्ट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण प्रत्यास्थ किसे माना जाता है, पूर्ण सुघट्ट किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है क्वार्ट्ज को। पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है क्वार्ट्ज को और पूर्ण सुघट्ट माना जाता है गीली मिट्टी। पूर्ण सुघट्ट माना जाता है गीली मिट्टी को और पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है क्वार्ट्ज को। ये 2 पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है इलास्टिसिटी से कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ है आपकी क्वार्ट्ज, और पूर्ण सुघट्ट कौन सी है, तो वो है गीली मिट्टी। है नहीं, लेकिन इसे माना जाता है कि पूर्ण प्रत्यास्थ, यानी जो सबसे ज्यादा अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है वो है आपकी क्वार्ट्ज, और दूसरी है पूर्ण सुघट्ट जिसे बोला जाता है गीली मिट्टी। तो इसको ऐड कर लीजिएगा।
अब एक जो विकृति या स्ट्रेन से क्वेश्चन बनता है कि विकृति क्या है, विकृति से अब पूछा जाने लगा है कि विकृति क्या होती है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा विकृति, या इंग्लिश में इसे स्ट्रेन कहा जाता है। विकृति या स्ट्रेन, देखिए किसी वस्तु पर वायु विरूपक बल लगाएं और इसकी आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाए, और दोनों में वस्तु अपने भिन्नात्मक परिवर्तन, जैसे अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि हमने अभी बताया कि कोई भी वस्तु मूल पूर्ण रूप से ना तो प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्ण सुघट है। जैसे 3 सेंटीमीटर की रबर थी, 3 सेंटीमीटर की रबर को जब यहाँ से खींचा गया और इधर से खींचा गया, तो जब इसे खींचा जाएगा और खींच करके छोड़ा जाएगा तो ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर पर नहीं आएगी, ये 3 सेंटीमीटर से कुछ अधिक लंबाई में हो जाएगी। यानी ये मूल रूप से जो रबर होगी वो 3 सेंटीमीटर में कभी भी वापस नहीं आएगी। तो पहले थी ये 3 सेंटीमीटर, अब मान लेते हैं 3 से कुछ ज्यादा हो गई, मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर अब हो गई। तो इसमें परिवर्तन कितने का आया, 3 सेंटीमीटर थी अब हो गई 3.5, यानी 0.5 सेंटीमीटर का जब इसे छोड़ा गया तो 0.5 सेंटीमीटर की इसमें क्या आ गई, विकृति आ गई। विकृति का मतलब उसके आकार में परिवर्तन आ गया। तो जो आकार में उसकी वृद्धि हुई यानी कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, यही विकृति या स्ट्रेन होता है। तो इसको अगर भाषा में लिखना चाहें तो लिख लें, पहले इसका फार्मूला अगर लिखते हो तो लिख लीजिएगा, तो परिभाषा जल्दी बना लोगे। विकृति बराबर, विकृति या स्ट्रेन बराबर लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई। यानी मूल लंबाई कितनी थी 3, और आकृति में वृद्धि कितनी हुई 0.5 की। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है कि लंबाई में वृद्धि कितनी हुई और क्या परिवर्तन उसमें आया। परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, किसी वस्तु पर वायु विरूपक बल लगाने पर, किसी वस्तु पर वायु विरूपक बल लगाने पर इसकी आकृति अथवा आकार, इसकी आकृति अथवा आकार या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु में होने वाले, वस्तु में होने वाले इस भिन्नात्मक परिवर्तन को, वस्तु में होने वाले इस भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, अगर हो तो बताइएगा। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग जो भी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, तरंगति या वेव मोशन।
तरंग गति या वेव मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 वीडियो में हो सकता है 3 वीडियो भी बनाने पड़ जाए। तो इसको पूरा डिस्क्राइब करके और अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे अभी इसी के बाद आपका टॉपिक एक जैसे लाइट है, जैसे आपका हीट है, तो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं, तो इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद अब वेव मोशन शुरू करते हैं। देखिए वेव मोशन है क्या। देखिए तरंग एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि तरंग यानी कि वेव क्या है, तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ को हम लोग अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको बोल सकते हैं डिस्टरबेंस। यानी किसी माध्यम में अगर कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो आपका विद मीडियम हो यानी माध्यम के साथ हो, और चाहे वो विदाउट मीडियम हो यानी माध्यम के बिना हो। तो अगर किसी भी माध्यम में, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ तरंग के बारे में, फिर विद मीडियम विदाउट मीडियम भी बात करेंगे। तो अगर किसी माध्यम में डिस्टरबेंस यानी कि विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो उसी विक्षोभ को यानी माध्यम में उठने वाला ये विक्षोभ या डिस्टरबेंस, या जिसको हम लोग हलचल भी बोल सकते हैं हिंदी में, तो डिस्टरबेंस, विक्षोभ या हलचल को, इसी को कहा जाता है तरंग। अब इस तरंग में होता क्या है, इस तरंग में होता यह है कि जैसे ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह की ओर, यानी ऊर्जा क्या होती है, एक जगह से चलती है और दूसरी जगह पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर वस्तु की फिजिकली जो यानी फिजिकल पोजीशन है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे वस्तु फिजिकली कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, लेकिन जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और वो किस मीडियम में जाएगी, वो डिस्टरबेंस के मीडियम में जाएगी। ये डिस्टरबेंस विद मीडियम भी हो सकता है, ये डिस्टरबेंस विदाउट मीडियम भी हो सकता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग छोटे में एक बोल सकते हैं कलाकारी किया करते थे, कि जैसे तालाब के किनारे बैठ करके और तालाब के किनारे बैठ करके हम लोग पत्थर फेंकते थे। तो यह मान सकते हैं कि जैसे आजकल बरसात का टाइम चल रहा है, तो जब पानी एक बहुत लंबी दूरी तक भर जाता है, तो उस पानी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे घड़े के टुकड़े हैं या कोई भी पतली ईंट है, उसको लेते हैं और लेने के बाद उसके ऊपर से मारते हैं। तो जब ऊपर से मारते हैं, तो जैसे ही वो पत्थर पानी को टच करेगा, तो पानी को टच करने के बाद आप देखोगे कि एक इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका भरा हुआ कोई पानी का क्षेत्र है, अब इसमें पानी भरा, अब इसमें किया क्या, आपने कोई पत्थर उठा करके बीच में मारा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने पत्थर मार दिया, तो जहां पर आप पत्थर मारेंगे वहां से आप देखेंगे कि इस तरीके से लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, और ये लहरें धीरे धीरे करके लास्ट पॉइंट तक जाती हैं। यानी सबसे पहले फ्लक्चुएशन यहाँ से उठना शुरू हुआ और ये इस तरीके से ये लास्ट तक गया। क्या पानी कहीं गया? पानी कहीं नहीं गया, पानी जहां था पानी वहीं पर, सिर्फ लहरें उठना शुरू हुई और वो यहां से उठी और ये लास्ट तक गई। तो ये जो लहरें उठी, यानी जो ये लहरें इस तरीके से फ्लक्चुएट होकर के, ये क्या है, ये डिस्टरबेंस है। और इस डिस्टरबेंस में हुआ क्या, फिजिकली तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई वस्तु या पानी, ये फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, लेकिन यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई। कुछ तो ऐसा था जो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा। तो जो यहां से यहां तक गया डिस्टरबेंस को करते हुए, ये जो डिस्टरबेंस को करते हुए मीडियम पहुंचा, यही आपका कहलाता है डिस्टरबेंस, या इसी को हम लोग विक्षोभ, या इसी को हम लोग तरंग, या इसी को हम लोग हलचल को ही हम लोग तरंग के नाम से जानते हैं। यानी इसी को हम लोग वेव मोशन या तरंग की गति कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि एक रस्सी ले ली हम लोगों ने कोई 10 मीटर की। अब 10 मीटर की रस्सी लेने के बाद हमने किया क्या, एक दरवाजा लगा था, इस दरवाजे के हैंडल पर हमने किया क्या, ये दरवाजा लगा यहाँ पर, और इस दरवाजे के हैंडल पर रस्सी का एक सिरा यहाँ पर बांध दिया, दूसरा सिरा हमने यहाँ पर खड़े होकर के इसको अपने हाथ पे पकड़ लिया। अब कोई व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है,
अब इसने किया क्या, दूसरा सिरा यहाँ पर पकड़ लिया। अब करेगा क्या ये व्यक्ति, मान लीजिए एक सिरा यहाँ बंधा है, एक सिरा यहाँ बंधा है। इसने किया क्या, इस रस्सी को थोड़ा सा ऊपर उठाया, यानी इस तरीके से उठाया और एक झटका यहाँ पर दे दिया। अब आप देखेंगे क्या कि जो उसने हाथ से अपने यहाँ पर झटका दिया, वो झटके के कारण यहाँ से एक लहर उठी और ये इस तरीके से होते हुए लास्ट में उस हैंडल के लास्ट पॉइंट पे जाकर के झटका लगेगा। और आप देखेंगे कि दरवाजे की अगर कुंडी हल्की होगी तो बाहर आ जाएगी, नहीं तो दरवाजे पे एक आवाज या साउंड आपको सुनाई देगी। अब रस्सी का एक सिरा यहाँ था, एक सिरा यहाँ था, रस्सी यहाँ से यहाँ तक क्या गई, रस्सी नहीं गई। उसने किया क्या था, सिर्फ एक डिस्टरबेंस यहाँ पर अलॉट किया था, यानी एक डिस्टरबेंस दिया यहाँ पर, और ये डिस्टरबेंस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, डिस्टरबेंस उत्पन्न करने का मुख्य कारण क्या था, जो एनर्जी यहाँ से वो यहाँ तक पहुंची। तो यही डिस्टरबेंस आपका कहलाता है तरंग गति। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो ईमानदारी से तो शांति से केवल देखिएगा नहीं, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कमेंट करना जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा, हमें लगने लगेगा कि आपको समझ में आ गया। तो ये तरंग का तरीका। अब तरंग दो तरीके से हो सकती है, एक तरंग होती है विद मीडियम, एक तरंग हो जाती है विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम के बारे में हम लोग वैक्यूम की बात करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। और एक तरंगे वो हैं जो विद मीडियम चलती हैं, यानी जिनको हम लोग यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। मैकेनिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैकेनिकल वर्ड वहीं पर यूज होता है जहां पर हम उसे किसी यंत्र के माध्यम से या स्वतः उसे उत्पन्न कर सकते हो। तो विद मीडियम, विदाउट मीडियम। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, लिख लीजिएगा, नहीं तो हम तो पूरा समझा देंगे लेकिन आप लिख नहीं पाओगे तो समझ में नहीं आएगा। नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा तरंग, यानी कि वेव। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या डिस्टरबेंस या हलचल। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ, डिस्टरबेंस या हलचल होता है, हलचल होता है या होती है, जो द्रव्य के भौतिक स्थानांतरण, जो द्रव्य के भौतिक स्थानांतरण के बिना गति करता है। यानी इसमें कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, रस्सी जहां थी वहीं रही, पानी जहां था वहीं रहा, लेकिन विदाउट फिजिकल ट्रांसफर आपका ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जरूर ट्रांसफर हुई। तो नोट कर लीजिएगा पहला तरंग की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट यहां पर ऐड कर लीजिएगा, तरंगों में ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तरंगों को मुख्यतः
दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। इसी में हम लोग साउंड वेव्स भी पढ़ेंगे और साउंड वेव से क्वेश्चन बहुत आते हैं। दो भागों में बांटा जाता है। अब दो भागों में बांटा जाएगा तो जैसा अभी कि हमने बताया, एक हो जाएगा आपका माध्यम कौन सा, दो भागों में बांटा जाएगा तो एक अभी बोला हमने, एक तरंगे तो वो होंगी जो विद मीडियम आगे बढ़ेंगी, और एक तरंगे वे होंगी जो विदाउट मीडियम आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ से दो तरीके की हो जाएंगी, यानी एक जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और एक वो जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दो तरीके से ये डिवाइडेशन हो जाता है, विद मीडियम, विदाउट मीडियम। यानी एक तरंगे वे होंगी जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और एक वो होंगी जिन्हें आगे बढ़ने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जो तरंगे माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, इन तरंगों को ही यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और दूसरा, वे तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें अयांत्रिक तरंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। या इसी में आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे आती हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब जरा यहाँ से बताइएगा, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अगर माध्यम में चलने की आवश्यकता होती है तो माध्यम चाहे आपका ठोस हो, माध्यम चाहे आपका द्रव हो, माध्यम चाहे आपका गैस हो, ये तीनों माध्यम में चलेंगी कि नहीं चलेंगी? या ठोस द्रव गैस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वे तरंगे जो ठोस द्रव गैस में चल जाती हैं या जिन्हें चलने के लिए ठोस द्रव गैस में से किसी एक की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। दूसरी ओर अगर देखें तो जो अयांत्रिक तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट मीडियम चलती हैं। जैसे आपकी ये तरंगे किस में चलेंगी? तो ये तरंगे आपकी निर्वात में चलती हैं, यानी वैक्यूम में चलेंगी, जहां पर ठोस द्रव गैस तीनों मीडियम नहीं होते। और जो ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं, वे तरंगे क्या कहलाती हैं? बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे आसानी से समझते जाइएगा तो पूरा टॉपिक आपके साथ दिमाग में बैठ जाएगा। यानी ठोस द्रव गैस में से किसी एक मीडियम में चलने की आवश्यकता, यानी इन तीनों मीडियम में से कोई एक मीडियम चाहिए होगा इनको चलने के लिए, तो वो ये आंतरिक होंगी।
तीनों मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम चलेगी तो वो निर्वात में चलेगी, यानी निर्वात में भी चल सकती है, ऐसी तरंगें क्या कहलाएंगी? अयांत्रिक। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अभी एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत से बात करेंगे, इसी में आती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत से यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सी तरंगें आती हैं। इसमें अभी सारी तरंगों के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत ही आप ले सकते हो प्रकाश तरंगों को। प्रकाश तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये विदाउट मीडियम चलते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि वैक्यूम में भी प्रकाश की गति हो जाती है, लेकिन जो साउंड है यानी ध्वनि है, वो ध्वनि आपकी निर्वात में यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती। इसलिए जो ध्वनि तरंग है वो किस में आएगी? तो ध्वनि तरंग अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंग आपकी किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। अभी और भी ध्वनि तरंग के बारे में डीप से समझेंगे। तो ध्वनि तरंग को हम क्या बोल सकते हैं? ये यांत्रिक तरंग है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में जो उत्पन्न तरंगे हैं या किसी मीडियम में उत्पन्न तरंगे हैं, पानी में उत्पन्न तरंगे वो भी कैसी होंगी? यांत्रिक, यानी किसी मीडियम में चलेगी तो यांत्रिक होगी। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए रेडियो वेव्स, जिनको हम लोग रेडियो तरंगे बोलते हैं, तो ये रेडियो तरंगे किसके अंतर्गत आएंगी? रेडियो तरंगे आएंगी आपकी विदाउट मीडियम चलती, इनमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अयांत्रिक तरंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि किसी ने चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होगी तो वो तरंगे कैसी होंगी? यांत्रिक होंगी, और अगर मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी तो वो आपकी हो जाएंगी अयांत्रिक तरंगे। अब जरा यांत्रिक तरंगों में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग लिखते भी चलते हैं, तो एक हेडिंग डालिएगा, यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। हेडिंग डाल दीजिएगा यांत्रिक तरंगे, यानी पहली यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। इसमें लिखिएगा किसी माध्यम में उठे विक्षोभ को, किसी कोई भी माध्यम हो, यहां लिखिएगा किसी माध्यम, माध्यम में क्या ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। किसी माध्यम में उठे विक्षोभ को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। किसी माध्यम में उठे विक्षोभ को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। अगला पॉइंट, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए यह आवश्यक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए मीडियम में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंस चीजें हैं जो चाहिए होती हैं। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में जड़त्व तथा प्रत्यास्थता का गुण हो। यानी कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए जिस मीडियम में ये चल रही हैं उसमें जड़त्व
और प्रत्यास्थता, ये दो गुण होने चाहिए। जड़त्व का मतलब कि वो उसमें पृष्ठ तनाव भी देखा जाए, अगर पृष्ठ तनाव होगा तो जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों के गुण होंगे। प्रत्यास्थता का मतलब फ्लक्चुएट हो सके और मूल स्थिति में भी वापस आ सके। जैसे एग्जाम्पल अभी आपने देखा था कि किसी पानी भरे तालाब में पत्थर फेंका जाए तो उत्पन्न तरंगे, बांधी गई रस्सी में एक छोर किसी दरवाजे पर बंधा और एक छोर हाथ पर हो तो उसमें उत्पन्न तरंगे। तो इसमें आप क्या देखोगे, प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों के गुण विद्यमान थे। तो ये दो चीजें होनी चाहिए इसमें। इसके बाद अगली बात करते हैं कि यांत्रिक तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां से ये बाकी बातें भी आप नोट कर लीजिएगा यांत्रिक तरंगों की। अब बात करते हैं यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक होती हैं आपकी अनुप्रस्थ, दो प्रकार की होती हैं जिनमें से एक है आपकी जिसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें, और दूसरी होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें तथा अनुदैर्ध्य तरंगें इंग्लिश में बोला जाता है तो इसी के आगे हम लोग अगला टॉपिक, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है टेक्निकल, तो इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे यांत्रिक तरंगों के ये जो दो प्रकार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।